हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। उसी के तहत हम आज इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसके तहत हम जानेंगे कि किस प्रकार वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन किया है, किस तरीके से हमारी जो पृथ्वी है उसकी संरचना या उसकी बनावट किस प्रकार से है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके बारे में बात करूं तो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रकार से इसकी आंतरिक संरचना की खोज की, जिसके अंतर्गत कुछ साधन सोर्सेज इस्तेमाल किए गए, जिसमें क्या किए गए, सोर्सेज इस्तेमाल किए गए, जिसमें से प्राकृतिक साधन और अप्राकृतिक साधन, क्या प्राकृतिक साधन और अप्राकृतिक साधन का इस्तेमाल किया गया। जिसमें अप्राकृतिक साधन की बात करूं तो तापमान सर्वप्रथम आता है। इसमें वैज्ञानिकों ने कहा कि जब हम पृथ्वी के अंदर की ओर प्रवेश करते हो, जैसे जैसे हम अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, तो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है, जो आंतरिक टेम्परेचर है, वो क्या होता जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है। तो इसमें इन्होंने बताया कि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ये भी डिफाइन किया कि जैसे जैसे हमारी क्या दूरी भी बढ़ती जाती है, तो दूरी बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर का डिग्री बढ़ना वो क्या होने लगता है, कम होने लगता है। जैसे अभी 32 पे बढ़ा तो आगे जाके क्या होगा, कम मीटर की दूरी पे ही 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्होंने तापमान के तहत भी क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन किया। आगे बढ़े तो हमारा दूसरा जो अप्राकृतिक साधन है या सोर्स है, वो क्या था, घनत्व। तो पृथ्वी का इन्होंने सर्वप्रथम औसत घनत्व बताया, जो था 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या है पृथ्वी का औसत घनत्व? ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके प्री एग्ज़ाम जो होता है, या आप चाहे एसएससी लीजिए, चाहे आप एमपीपीएससी का प्री लीजिए, चाहे यूपीएससी का प्री लीजिए, या यूपीपीसीएस का प्री लीजिए, किसी भी एग्ज़ाम के जो एमसीक्यू लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पृथ्वी का औसत घनत्व क्या है, तो उसमें आप क्या बताएंगे कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसी में इन्होंने अलग अलग घनत्व डिफाइन किए। जैसे भूपर्पटी, जिसे हम इंग्लिश में क्रस्ट बोलते हैं, उसका घनत्व अगर मैं बात करूं 2.5 ग्राम सेंटीमीटर से 3.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब तक होता है, या इससे आगे। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, एक्चुअल में ये 3 तक होता है। कहां तक? जो ऊपरी परत होती है भूपर्पटी की, उसके घनत्व की बात कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे पृथ्वी का क्या बढ़ता चला जाता है, घनत्व बढ़ता चला जाता है। तो इससे भी इन्होंने क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया। नेक्स्ट सोर्स इन्होंने अपनाया दबाव। कहा कि दाब के बढ़ने से ही क्या, घनत्व इंक्रीज होता है, मगर एक सीमा तक। जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पे जो आपका जो मेंटल पार्ट होता है, यहाँ पे अधिक मात्रा में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं। तो बेसाल्ट की चट्टानें या कोई भी चट्टानें होंगी, एक सीमित सीमा तक ही दबाव का सहन कर सकती हैं, उसके बाद क्या होगी, वो क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। तो इसी प्रकार इन्होंने डिफाइन किया कि एक सीमा तक दाब बढ़ाने के साथ साथ जब दाब इंक्रीज होता है, जब आपका प्रेशर इंक्रीज होता है इंटरनल किस पे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर, तो उसके साथ साथ क्या बढ़ता है, घनत्व भी बढ़ता है। तो ये जो 3 साधन थे आपके वैज्ञानिकों ने डिफाइन करने के लिए, क्या डिफाइन करने के लिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को डिफाइन करने के लिए, वो क्या क्या हो गए, तापमान, घनत्व और दाब। अब बात करें प्राकृतिक साधन, तो प्राकृतिक साधन के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया भूकंप और ज्वालामुखी। तो भूकंप में इन्होंने क्या किया, जैसे भूकंप जब आता है तो क्या, कुछ तरंगे उठती हैं PSL, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और आपका लॉन्गिट्यूडनल, ये 3 वेव्स उठती हैं। इसी से हमारे भूकंप का क्या, कितनी तीव्रता से आ रहा है, इन्हीं तरंगों के माध्यम से पता चलता है। तो इन तरंगों के माध्यम से इन्होंने किसको डिफाइन किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
कि किस प्रकार की संरचना है। जैसे एक उदाहरण दूं तो जो एस वेव होती है, सेकेंडरी वेव होती है, वो क्या लिक्विड जहां से स्टार्ट होता है या तरल पदार्थ से क्या होती है, वो विलुप्त होती है। तरल पदार्थ को वो वेव क्या पार नहीं कर सकती। सिर्फ एक ऐसी वेव है पी वेव होती है जो तरल पदार्थ में भी ट्रेवल कर सकती है। तो इसके माध्यम से इन्होंने ये भी पता लगाया कि पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो कितने किलोमीटर के बाद क्या है, द्रव अवस्था पर आती है। तो इसके माध्यम से भी इन्होंने क्या पता किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या होती है। ठीक, अब मैं आगे बात करूं तो भूपर्पटी पर तत्वों की प्रधानता के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी के भूपर्पटी पर सबसे अधिक प्रतिशत में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो सबसे अधिक तत्व बोला जाए तो कौन सा पाया जाता है, बताइए। ऑक्सीजन। कौन सा पाया जाता है, भूपर्पटी पर सर्वाधिक ऑक्सीजन पाया जाता है। दूसरे नंबर की तत्व की बात करूं तो सिलिकॉन। कौन सा, सिलिकॉन, जिसकी मात्रा होती है 27.72%। ऑक्सीजन की बात करूं तो 46.60। यहां पे मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की पाई जाती है, वहां आपको क्या लगाना है, नाइट्रोजन। जबकि वहां बच्चे क्या करते हैं, वहां पे आप क्या लगा देते हैं, ऑक्सीजन को लगा देते हैं, जबकि वो गलत है। वहां पे वायुमंडल में आपकी मात्रा नाइट्रोजन की अधिक पाई जाती है। जबकि भूपर्पटी की बात करूं तो वहां क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है 46%, या 40 एक्चुअल बात की जाए तो 46.60%। सेकेंड नंबर पे आता है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन की बात करूं तो आप देखते होंगे कि जो भूपर्पटी होती है, क्रस्ट होती है, उसे हम सियाल के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं, सियाल के नाम से। तो सियाल का अर्थ होता है सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। क्या, सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो भूपर्पटी क्रस्ट है वहां आपका सिलिकॉन और एल्यूमिनियम तत्व की मात्रा क्या है, अधिक है। इस कारण इसका वैज्ञानिकों ने नाम रखा क्या, सियाल। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। आगे बढ़ूं तो जो एल्यूमिनियम की मात्रा है भूपर्पटी पर वो 8.13% होती है। कुछ और तत्व बता देता हूँ। Fe मतलब फेरस, फेरस मतलब होता है लोहा। लोहा की मात्रा बात करूं तो कितना है, 5%। और फिर कैल्शियम Ca, कैल्शियम भी आपके इसमें पाया जाता है। फिर मैं कैल्शियम का महत्व बताऊंगा किसमें, जब मैं आपको मृदा चैप्टर पढ़ाऊंगा, सॉइल पार्ट पढ़ाऊंगा, तो उसमें इसकी बातें समझ में आएंगी। कैल्शियम की मात्रा 3.63%। फिर Mg मैग्नीशियम की मात्रा 2.9। अब जो पृथ्वी के पार्ट बांटे गए वैज्ञानिकों ने, तो उसे बांटा गया क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो क्रस्ट था इसकी दूरी बताई गई क्या, 0 से 100 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है, आपका क्रस्ट पाया जाता है। ये प्री के बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और मेंस के नजरिए से भी, क्योंकि आपको ये एक साथ डिफाइन भी करना पड़ेगा। तो जो क्रस्ट होता है वो कहां से कहां पाया जाता है, 0 से 100 किलोमीटर तक आपका क्रस्ट पाया जाता है, भूपर्पटी पाई जाती है। इसको भी दो भागों में, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसे हम बोलते हैं अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। ठीक है, क्या, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में ये लिखा हुआ है कोनार्ड असंबद्धता, कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। इसका अर्थ क्या होता है, असंबद्धता क्या कहलाती है। तो असंबद्धता का अर्थ होता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र में क्या होता है कि दो लेयरों के मध्य की विशेषताएं एक जगह पर प्राप्त होना। क्या, दो लेयरों के मध्य की विशेषताएं एक जगह पर प्राप्त होना। जैसा कि आप देख रहे हो पृथ्वी क्या है, कई लेयर में बटी हुई है, छोटी छोटी लेयरों में बटी हुई है। तो ये अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट की जो विशेषताएं हैं, आपको 30 किलोमीटर पर जो ये कोनार्ड असंबद्धता पड़ेगी, उस पे दोनों की ये संक्रमण क्षेत्र कहलाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कोनार्ड असंबद्धता। ये आपसे क्वेश्चन बहुत ही डीपली पूछता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाएगी। तो आपको लगाना है कोनार्ड असंबद्धता। इसकी ट्रिक मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा कि आपको ट्रिक के माध्यम से भी याद हो सके। अब आगे बढ़े, हम आगे बढ़ते हैं तो 100 किलोमीटर तक आपका क्या पाया गया, क्रस्ट पाया गया। अब 100 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर क्या पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है।
और मेंटल को ही हम किस नाम से जानते हैं? सीमा। सीमा का मतलब अर्थ होता है SI से क्या हुआ? सिलिकॉन, और Ma से हो गया आपका मैग्नीशियम। ठीक, जैसे हम सियाल पढ़े सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, और यहाँ हो गया सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो आपका क्या मेंटल भाग है, ये जो आपका 100 से 2900 किलोमीटर का भाग है, इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम तत्व की मात्रा क्या है? इनकी अधिकता पाई जाती है। इस वजह से इसका वैज्ञानिकों नाम क्या रखा है? आपका सीमा। उसके पहले हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे क्रस्ट और मेंटल के मध्य एक असंबद्धता पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं मोह असंबद्धता। कुनाट समझ में आ गया? मोह के बारे में समझें तो जैसा असंबद्धता में बताया कि दोनों लेयरों के बीच की विशेषता एक जगह पे पाया जाना, या इसे हम क्या कहते हैं? संक्रमण क्षेत्र। तो ये जो 100 किलोमीटर का ये जो क्षेत्र है, जो आपके बीच में क्या बना रहा है? लेयर बना रहा है। कौन सा? क्रस्ट और मेंटल के मध्य। इसके बीच में जो असंबद्धता कहलाती है वो क्या कहलाती है? मोह असंबद्धता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे गांठ बात कर याद कर लीजिए, बार बार पूछा जाता है कि मोह असंबद्धता किन लेयरों के मध्य पाई जाती है, किन परतों के मध्य पाई जाती है? तो किसके? भूपर्पटीय और मेंटल के मध्य। कितने किलोमीटर पर? तो 100 किलोमीटर पर। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो सीमा तत्व पाया गया। अब मेंटल को भी दो भागों में विभाजित किया गया। क्या? अपर मेंटल, लोअर मेंटल। ठीक है, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। ये कितने किलोमीटर पर बांटा गया है? तो 700 किलोमीटर पर इसे विभाजित किया गया है। और इनके मध्य में भी एक असंबद्धता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? रेपिटी असंबद्धता। असंबद्धता का मतलब आप समझ ही रहे होंगे अब। तो रेपिटी असंबद्धता कहाँ पाई जाती है? अपर मेंटल, लोअर मेंटल पर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं तो आपका 100 से 2900 किलोमीटर तक क्या हो गया? मेंटल का भाग हो गया। अब जो 2900 से 6371, कई जगह आपको 6370 किलोमीटर मिलेगा, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक्चुअल डाटा है। तो 2900 से आपका 6371 किलोमीटर तक आपका क्या पाया जाता है? क्रोर। क्या? कोर पाया जाता है। इसे हम हिंदी में क्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोड। मैं लिख देता हूं, इसे हम क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रोड बोलते हैं। तो इसे भी क्या है? दो भागों में विभाजित किया गया। जैसे आप ऊपर देखते आ रहे हैं, तो ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं? आउटर कोर, बाहरी कोर, और आपका जो अंदर का कोर है, ये 5150 के नीचे का भाग जो है, उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक कोर। क्या? इनर कोर। तो आउटर कोर और इनर कोर कितने किलोमीटर पर इनके मध्य जो है? 5150 किलोमीटर पर विभाजित किया गया है। तो उसके पहले हम चलते हैं कहाँ? असंबद्धता पर। तो अब आप देखिए, जैसा हम पढ़े थे कि क्रस्ट और मेंटल के मध्य असंबद्धता क्या आई? मोह असंबद्धता। ठीक, उसके बाद क्या आया आपका? ये अब हमको मेंटल और क्रस्ट के क्या? कोर, सॉरी माफ करिएगा, मेंटल और कोर के मध्य की असंबद्धता जानना है। तो ये पड़ती है 2900 किलोमीटर पर, जिसे हम क्या याद करते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, वही चीज है, दोनों लेयरों की विशेषता पाया जाना। इसी के नीचे हम पढ़ेंगे 5150 पे, तो यहाँ पे एक पाई जाती है लेहमन असंबद्धता। कौन सी? लेहमन असंबद्धता। ठीक, कहाँ पे? 5150 किलोमीटर पर। ये किलोमीटर भी याद करके रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ूं तो अब कुछ चीजें और मैं बताना चाहता हूं। जैसे आपका जो ये मेंटल स्टार्ट होता है 100 किलोमीटर पर, यही हम आगे बढ़ते हैं तो 250 किलोमीटर पर यहाँ स्टार्ट होता है स्थेनोस्फीयर। क्या होता है? स्थेनोस्फीयर। स्थेनोस्फीयर को हम हिंदी में कहते हैं दुर्बल मंडल। ये 350 लिखा है, तो वो 250 से 350 के मध्य ही स्थित होता है। ये इसे हम दुर्बल मंडल कहते हैं। तो ये जो स्थेनोस्फीयर होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, या आप कह सकते हो गाढ़े द्रवित अवस्था पर पाया जाता है। जैसा मैं पिछले लेक्चर में मैंने पढ़ाया था टेक्टोनिक प्लेट्स, यहाँ पे स्थेनोस्फीयर का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रेडियो एक्टिव पदार्थों की मात्रा की क्या होती है? अधिकता पाई जाती है, जिसके कारण जो हल्की प्लेटें होती हैं जिनका घनत्व कम होता है, वो क्या होती हैं? नीचे की ओर जब स्थेनोस्फीयर तक पहुँचती हैं तो क्या होती हैं? उन प्लेटों का गलन चालू हो जाता है। गलती है तो क्या होता है? आपका लावा क्या होगा? हल्का होगा। हल्का होगा,
तापमान बढ़ेगा, हॉट स्पॉट बनेगा, तो वो बाहर आएगा। बाहर आएगा तो क्या होता है, ज्वालामुखी विस्फोट या पर्वतों का निर्माण, नई सतह का निर्माण। संरचनात्मक प्लेट होगी तो नई सतह का निर्माण होगा, विनाशी होगी तो प्लेटों का नुकसान होगा, जिसमें बलित पर्वत का निर्माण होगा। तो ये सब चीज़ें कहाँ घटित होती हैं, स्टेनोस्फीयर में होती हैं। ठीक है, इतनी बात है। अब बात आती है किसकी, तरंगों की। भूकंप से मैंने बताया था कि 3 प्रकार की तरंगें, यहाँ पे हम सिर्फ 2 की बात करेंगे, प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स। तो जो P और S वेव होती हैं, इनमें से महत्वपूर्ण वेव होती है क्या, P, जो लिक्विड फॉर्म में भी और ठोस फॉर्म में भी क्या होती है, विचलित कर सकती है या ट्रबल कर सकती है। तो जो P वेव होती है उसकी जो मैं बात करूं क्रस्ट पर, इसकी तीव्रता की बात कर रहा हूं, तो क्रस्ट पर इसकी तीव्रता होती है 6.1 किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब जो पर सेकेंड में, 1 सेकेंड में वो 6.1 किलोमीटर क्या कर लेगी, ट्रबल। मगर जब ये कहाँ पहुँचेगी, मेंटल, इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो बढ़ जाती है 7.9 किलोमीटर से 8.1 किलोमीटर पर सेकेंड तक। इसी प्रकार जब ये आपका कहाँ पहुँचती है, कोर में पहुँचती है, तो इसकी तीव्रता और तेजी से बढ़ जाती है, जो हो जाती है 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मगर अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पे मैं डालना चाहूँगा कि जो एस वेव होती है वो लिक्विड फॉर्म में ट्रेवल नहीं कर सकती। और जो आपकी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है और जो कोर है, कोर पूर्णतः लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। मैंने क्या बताया, स्टेनोस्फीयर से क्या स्टार्ट होता है, सेमी लिक्विड फॉर्म, मतलब कि द्रवित अवस्था। सेमी लिक्विड का मतलब जिसकी श्यानता अधिक हो, विस्कोसिटी क्या होगी, अधिक होगी, तो उससे तो ट्रेवल किसी प्रकार एस वेव कर लेगी, मगर उसकी सॉरी माफ करिएगा, मगर उसकी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेमी लिक्विड और यहाँ पे लिक्विड, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर एक बार मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ, जैसे आपका भूपर्पटी में आपको याद रखना है कि क्रस्ट पाया जाता है, मेंटल पाया जाता है, कोर। क्रस्ट को हम सियाल नाम से जानते हैं, मेंटल को सीमा और कोर को नीफे। नीफे का अर्थ नहीं बताया, निकिल और फेरस, मतलब निकिल और लोहा, यहाँ पे इनकी मात्रा, इन तत्वों की मात्रा क्या होती है, अधिकता होती है। घनत्व की बात करूं तो 30 किलोमीटर पर 3.3, और ऊपरी भूपर्पटी पर बात करूं तो 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 100 किलोमीटर पर इसका घनत्व हो जाता है 4.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एवरेज बताऊं पूरी पृथ्वी का, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ये आपका गांठ बांध के याद रखने वाली चीज है, क्यों, पृथ्वी का है। पृथ्वी का जो आपका घनत्व पूछा जाएगा, ये एवरेज घनत्व, औसत घनत्व वो कितना है, 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आगे बढ़ते हैं, 2900 किलोमीटर पर चलें तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे हम 5150। एक चीज और याद देखिएगा, आपको कई बुकों में यहाँ पे जो आउटर कोर और इनर कोर है, उनके मध्य आपको जो 5150 है, यहाँ पे 5130 भी मिलेगा। 5130, जैसा मैंने बताया यहाँ पे 6370 कोई बताता है, कोई 71 बताता है, तो उसमें कोई गलती वाली बात नहीं है, कोई डाटा गलत नहीं। जो आपके ऑप्शन में आए वो लगाइए, दोनों चीज़ नहीं देगा। ठीक, तो 30 या 50। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या घनत्व हो जाता है, 12.3 से 13.3 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि कोर का सबसे आंतरिक भाग पर क्या होता है, आपका घनत्व कितना होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कितना होता है ये आपको गांठ बांध के याद रखना है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 3 चीज़ें याद रखना है आपको, इसमें बता देता हूँ। ऊपरी भूपर्पटी 2.5 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर आता है आपका एवरेज, किसका, पूरी पृथ्वी का। फिर थर्ड है आपको रखना है क्या, आंतरिक कोर का। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई हैं। तो ये आज हमारा ये आपका लेक्चर कंप्लीट होता है क्या, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में बेल आइकन दबाइए, जिससे हम आगामी दिनों पर जो भी वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।